अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 203 खोया हुआ परिवार। फर्श पर गिरी हुई लैला और गिरते हुए हैंगर स्टैंड के बीच बस अब कुछ ही सेकंड का फासला था। उसने डर के मारे अपनी आंखें जोर से भींची हुई थी। तभी लैला को ये लगा कि स्टैंड के गिरने में कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया है। उसने धीरे से हैरत से भरी अपनी हिरणी जैसी आंखों को खोलते हुए देखा और चौंक गई। गिरता हुआ स्टैंड बीच में ही रुका हुआ था। हे भगवान, ये बीच में कैसे रुक गया? कहते हुए वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। फिर स्टैंड को धक्का देकर सीधा करने की जैसे ही कोशिश की, वैसे ही उसे दूसरी तरफ से उस स्टैंड को पकड़े खड़ा सुजॉय दिख गया। उसने सुजॉय के यहाँ होने की थोड़ी भी उम्मीद नहीं की थी, इसीलिए उसे अपने सामने देखकर वो एकदम शॉक्ड रह गई थी। आप यहाँ? उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। सुजॉय ने स्टैंड को जगह पर टिकाते हुए कहा, शुक्र मनाओ कि मैं यहाँ, वरना आज मुहूर्त के दिन ही भगवान न करे अपनी टांग तोड़वाने का पूरा जुगाड़ कर रखा था तुमने। लैला ने उसकी झिड़की सुनते हुए कहा, सॉरी, मैं वो बस स्टैंड के पीछे फंसी हुई ड्रेस निकालने की कोशिश कर रही थी और उसी में। सुजॉय ने उसे सिर से पैर तक एक भरपूर नजर से देखा। लैला ने अपनी डबल लेयर ड्रेस का ऊपरी हिस्सा उतार रखा था। अब वो सिर्फ अंदरूनी लेयर में थी, जो कि डीप नेक और स्लीवलेस थी। उस सॉफ्ट व्हाइट ड्रेस की हर ओपनिंग से सांचे में ढला लैला का जिस्म झांक रहा था। लैला के खूबसूरत सरापे ने जैसे सुजॉय को एकदम से किसी सम्मोहन में जकड़ लिया था। लैला ने जब उसकी अजीब सी नजरें अपने ऊपर महसूस की तो उसे ख्याल आया। उसने ड्रेस चेंज करने के लिए ऊपरी लेयर ड्रेसिंग रूम में आते ही उतार दिया था और इस वक्त वो सुजॉय के सामने इस हाल में खड़ी थी। इस पर ध्यान जाते ही उसने जल्दी से हैंगर स्टैंड से एक ड्रेस खींचकर अपने इर्द गिर्द लपेट लिया। उसे इस तरह हड़बड़ाते हुए देखकर सुजॉय भी मुड़कर टेबल के पास चला आया, जहां माया ने वो ब्लू फाइल होने की बात कही थी। फाइल वाकई वहीं पर रखी हुई थी। उसने एक झटके में वो फाइल उठाते हुए दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाए। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, उसने ठिठक कर बिना मुड़े हुए कहा, वैसे अच्छा हुआ जो तुम मुझे यहाँ मिल गई। मैं तुमसे मिलना भी चाह रहा था, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। ये सुनकर न जाने क्यों लैला का दिल कुछ अजीब से अंदाज में धड़कने लगा था। पता नहीं सुजॉय साहब क्या कहने वाले हैं अब, उसने मन ही मन में सोचा। तभी सुजॉय ने कहा, दरअसल मेरे पास एक जबरदस्त स्क्रिप्ट आई है और मैं चाहता हूं कि तुम और कबीर सर एक बार फिर से मेरी फिल्म में काम करो। ये सुनकर लैला ने कुछ चौंकते हुए कहा, वाकई इतना सब कुछ होने के बाद आप मुझे लेकर फिल्म बनाना चाहते हैं? हाँ, सुजॉय ने धीरे से कहा तो लैला कुछ कड़वे लहजे में बोली, और आपको लगता है कि आपकी मंगेतर ये होने देगी? वो लड़की जो आपके मुझे कार में बिठाने के फैसले भर से इस कदर चिढ़ गई थी, वो लड़की आपको मुझे लेकर फिल्म बनाने की रिस्क लेगी? ये सुनते ही जैसे सुजॉय को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके मेल ईगो पर पूरी ताकत से हथौड़ा मार दिया हो। उसने जल्दी से सख्त लहजे में कहा, वो मंगेतर है मेरी जिंदगी का मालिकाना हक नहीं दिया मैंने उसे। जेनी मेरी पर्सनल लाइफ है और तुम्हें लेकर फिल्म बनाना मेरा प्रोफेशनल डिसीजन। इसमें जेनी का क्या लेना देना? लैला के होठों पर एक तंज भरी मुस्कुराहट बिखर गई, जबकि सुजॉय के लहजे में फिर से उसके मिजाज का अक्खड़पन लौट आया था। उसने एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा, हाँ, तुम अपनी बताओ कि कहीं तुम अपनी पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मिक्स तो नहीं करने वाली? सुजॉय के लहजे का तंज उसे जैसे गहराई तक छलनी कर गया था। वो जवाब देने के बजाय खामोश रह गई और सुजॉय वहां से चला गया। उसके जाने के बाद लैला धीरे धीरे चलती हुई ड्रेसिंग रूम के बड़े से मिरर के सामने आ गई। इतना गुमान अपनी गलतियों के बाद भी। आपका ये रिएक्शन मुझे अब सोचने पर मजबूर कर रहा है सुजॉय साहब। मुझे अपने प्यार के सपने दिखाकर आपने जेनी से एंगेजमेंट कर ली, उसके बाद भी अपने फैसले पर शर्मिंदा होने की बजाय आपका ये एटीट्यूड है। इसे क्या समझूं मैं, क्या समझूं इसे? लैला का मन एकदम कड़वाहट से भर गया। उसने ड्रेस चेंज की और फिर बाहर चली आई।
बाहर सब शॉट के लिए उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लैला जब मेकअप के लिए बैठी तो तभी कुछ दूरी पर जमा दर्शकों की भीड़ में से एक जानी पहचानी सी आवाज उभरी, लैला जी। लैला ने चौंक कर भीड़ की तरफ देखा, लेकिन उसे पुकारने वाला कहीं नजर नहीं आया। तभी एकदम कोने से उसे 2 हाथ हिलते हुए नजर आए। उसने उस तरफ देखा तो उसे उस भीड़ में सोहन और रामप्रसाद नजर आए। उन्हें देखते ही लैला के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल बिखर गई। उसने पास ही खड़े एक स्पॉट बॉय को उन दोनों को बुलाने के लिए भेजा। दोनों ही कुछ देर में लैला के सामने मौजूद थे। लैला ने उन दोनों को ग्रीट करते हुए उनका और मंगरू काका का हालचाल पूछा और फिर बोली, कभी मंगरू काका को भी बम्बई घुमाने लेकर आइए ना सोहन भैया। उन्हें भी आकर पता तो चले कि दुनिया में पहाड़ी इलाके के अलावा भी और जगहों पर खूबसूरती बिखरी पड़ी है। तब सोहन के बजाय रामप्रसाद ने हंसते हुए कहा, अरे उन्होंने मुझे भी यहाँ सिर्फ सोहन भैया की वजह से ही भेजा है, वरना बम्बई से उन्हें खास तरह की चिढ़ है। उनका बस चले ना तो मुझे आज के आज वापस शिमला बुलवा लें। रामप्रसाद मुस्कुराते हुए कहे जा रहा था, जबकि ठीक उसी वक्त सोहन की नजर लैला के चेयर के बगल में रखे हुए टेबल पर पड़ी। वहां रखे अखबार में छपी खबर ने बरबस ही उसका ध्यान खींच लिया था। उसने अनचाही वो पेपर उठा लिया और उसमें छपी खबर पढ़ने लगा। लैला ने रामप्रसाद की बात सुनकर कुछ हैरान होते हुए पूछा, बम्बई से चिढ़, वो क्यों भला? अभी लैला पूछ ही रही थी कि तभी एडी ने मेकअप जल्दी निपटाने का इशारा किया। सोहन ने देखते ही कहा, आप शूटिंग पर हैं, हम फिर कभी मिलते हैं लैला जी। फिर उसने जाते जाते कहा, मैं ये अखबार रख लूं तो कोई परेशानी तो नहीं? लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल रख लीजिए, कोई बात नहीं है। दोनों वहां से चले गए तो मेकअप मैन ने अपना काम शुरू कर दिया। जबकि वहां से निकलते ही रामप्रसाद ने सोहन से पूछा, क्या हुआ भैया, आप वहां से ऐसे ये अखबार क्यों लेकर चले आए? लेकिन सोहन ने उसका सवाल अनसुना करते हुए एक कोने में लगे चेयर पर बैठते हुए कहा, मुझे बस 5 मिनट का टाइम दे रामप्रसाद, मैं तुझे अभी सारी बातें बताता हूँ। कहकर वो वहीं चेयर पर बैठे हुए पूरी खबर पढ़ने लगा। रामप्रसाद से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो भी झांक कर सोहन के साथ ही अखबार में छपी उस खबर पर नजर दौड़ाने लगा। जैसे जैसे दोनों भाई वो खबर पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उनके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। एक अजीब सी चमक थी जो दोनों की आंखों में दिखने लगी थी। सोहन ने पूरी खबर पढ़कर आखिरी में रिपोर्टर का नाम पढ़ा और फिर बोला, मेरा दिल कहता है रामप्रसाद कि मेरी 20 साल पुरानी तलाश अब पूरी हो जाएगी। रामप्रसाद ने भी खुश होते हुए सोहन के कंधे पर हाथ रखा और बोला, हाँ भैया, जिस तरह से इन्होंने उस पगली माई के बारे में सारी बातें बताई है ना, ये तो साफ साफ इसी तरफ इशारा है कि पगली माई और कोई नहीं बल्कि चाची ही है। सोहन की आंखें भर आई थी। उसने हथेली की बैग से छलक आई अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, हमें जल्द से जल्द इस रिपोर्टर को ढूंढकर इससे पूरी बात पता करनी होगी। वो 20 सालों से वहां फुटपाथ पर मेरी तलाश करते हुए पागलों सी हालत में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। न जाने वो कौन भला आदमी होगा जिसने माँ को फुटपाथ से उठाकर इलाज के लिए पागल खाने भिजवा दिया। अच्छा रामप्रसाद, तू एक काम कर, तू काम पर चला जा, मैं आज छुट्टी करके इस रिपोर्टर से मिलने जाता हूँ। जी भैया, कहकर रामप्रसाद ने सोहन को अपने गले से लगा लिया। उसके बाद रामप्रसाद अपने काम पर चला गया और सोहन सुधांशु के ऑफिस के लिए ऑटो लेकर निकल गया। पहला शॉट पूरा करके जब लैला वापस से ड्रेसिंग रूम की तरफ आने लगी, तब रास्ते में उसे फिर से सुजॉय नजर आ गया। लेकिन इस बार उसके चेहरे का भाव कुछ अलग सा था और उसने लैला के पास आते ही कहा, तुमने आज का अखबार देखा? लैला ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, कुछ खास छपा है क्या? तब सुजॉय ने बताया, तुम्हें हमेशा सुधांशु से शिकायत रहती थी ना कि वो हमेशा तुम्हारे बारे में नेगेटिव खबरें छापता है। अब देखो उसने तुम्हारे बारे में कितनी अच्छी न्यूज छापी है। उसने आज के अखबार में एक स्टोरी की है जिसमें उसने पगली माई के पूरे पास से लेकर अभी तक की सारी जर्नी कवर की है और लास्ट में उसने उस शख्स का स्पेशल जिक्र किया है जिसने पगली माई को फुटपाथ से उठाकर उनके बेहतर इलाज के लिए उन्हें शहर के सबसे बेस्ट मेंटल असाइलम में भर्ती करवाया और कैसे इस वजह से उनकी तबीयत भी अब काफी सुधार पर है।
सुधांशु ने स्टोरी के लिए काफी रिसर्च की होगी, और तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती कि लोगों तक ये खबर पहुंचते ही कि पगली माई की। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये अनकंडीशनल हेल्प तुमने की है, पब्लिक में तुम्हारी एक अलग तरह की पॉजिटिव इमेज उभर कर आने वाली है। ये सुनकर लैला ने खुश होने की बजाय धीरे से कहा, आप अच्छे से जानते हैं सुजॉय साहब, मैंने ये काम कोई अपनी पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए नहीं की है। सुजॉय ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और कहा, मैं अच्छे से जानता हूँ लैला, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी नेकियों का बदला हमें कुछ और ही ढंग से मिलता है। बस ये सब कुछ वैसा ही है। और जिस पगली माई की कहानी बंबई में सिर्फ कुछ एरिया के लोगों को पता थी, वो पूरे देश के लोग पढ़ रहे हैं। हो सकता है ना कि इससे उनके घर वालों को भी उनकी खबर मिल जाए। ये इमेजिन करते ही लैला के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट बिखर गई। अगर सच में ऐसा हो जाएगा ना सुजॉय साहब, तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानूंगी। एक माँ जो 20 सालों से अपने बेटे के लिए पागल होकर दर दर भटक रही थी, उसे उसका बेटा मिल जाए। लेकिन मैं साथ ही ये नहीं चाहूंगी कि पगली माई के उस अनजान मददगार का नाम कभी सबके सामने आए। जवाब में सुजॉय ने उसे बेहद मान से देखते हुए कहा, भगवान करे ऐसा ही हो लैला, और अगर तुम ऐसा चाहती हो तो यही सही। मैं असाइलम में भी मना कर दूंगा कि किसी के भी पूछने पर तुम्हारा नाम डिस्क्लोज ना किया जाए। कहकर वो सेट की तरफ चला गया, जबकि लैला भी आगे बढ़ गई। ड्रेसिंग रूम जाते हुए लैला के कानों में अब भी सुजॉय की बातें गूंज रही थी। इन सब बातों के अलावा उसे सबसे अच्छा ये लग रहा था कि अभी कुछ ही देर पहले इतने तंज भरे अंदाज में उसे सुनाकर गए सुजॉय ने अभी उससे इतने अच्छे से बात की थी। ड्रेस चेंज करते हुए उसने मन ही मन में खुद से कहा, आपका ये पल में शोला पल में शबनम वाला रूप ना आज तक नहीं बदला सुजॉय साहब, और आपके इस रूप ने मुझे भी जैसे उसी रंग में ढाल दिया है। मैं खुद भी कहाँ आपके लिए एक जैसे महसूस कर पाती हूँ। कभी तेज धूप में आपको नर्म छाव सा महसूस करने लगती हूँ, तो कभी आप सरापा धूप बनकर महसूस होने लगते हैं, जिससे मेरा तन मन सब जलाकर खाक कर देना हो जैसे। ये सब सोचते हुए उसे अचानक से ध्यान आया। उसने एक फीकी हंसी हंसते हुए आईने में खुद को देखा और फिर बोली, लेकिन अब मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? अब तो आपको महसूस करने का भी हक नहीं है मेरे पास। अब आपके सारे हक तो किसी और के साथ जुड़ गए हैं, और अब आपको इस तरह अपने ख्यालों में भी लाना मेरे लिए गलत होगा। दिमाग से सुजॉय का ख्याल झटकने की कोशिश करते हुए वो जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज करने लगी। नरेन अपना शॉट देकर अभी सेट से सुहाना की तरफ आ रहा था। उसे सुहाना से अपनी एक्टिंग का फीडबैक लेना था, लेकिन जब वो कैमरा सेटअप की तरफ पहुंचा तो वहां सुहाना को ना पाकर कुछ मायूस सा हो गया। उसे वहां पर देखकर वहीं मौजूद माया ने कहा, जबरदस्त शॉट था नरेन, अच्छा किया तुमने। थैंक यू माया मैम, कहकर उसने एक छेपी हुई स्माइल दी और फिर इधर उधर देखते हुए पूछा, वो सुहाना कहीं दिख नहीं रही है? तब माया ने बताया, वो मिस्टर बासु आए हुए हैं, उन्हें सुहाना से कुछ जरूरी बातें करनी थी, इसीलिए वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम में हैं। बताकर माया अपने काम में बिजी हो गई, जबकि नरेन न चाहते हुए भी धीरे धीरे चलते हुए कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गया। उस तरफ जाते हुए नरेन का दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। मन में कई ख्याल थे। बासु का नाम आते ही उसे फंक्शन वाली रात याद आ गई। हो ना हो वो जलील आदमी फिर से सुहाना पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा है, और ये सुहाना भी, उसे क्यों महसूस नहीं हो रहा है कि वो जबरदस्ती उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है? आज मुझे इनके बीच की बातें सुनकर अपना शक दूर करना ही पड़ेगा। मैं इस तरह रोज रोज की टेंशन नहीं ले सकता। बड़बड़ाता हुआ वो कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ता जा रहा था। वो जानबूझकर कमरे के पिछले हिस्से की तरफ से आया था, ताकि यहाँ मौजूद विंडो से उसे अंदर का नजारा साफ साफ दिखने के साथ साथ उनकी आवाज भी सुनाई दे सके। वहां पहुंचते ही उसने खिड़की से अपने कान सटा दिए, लेकिन अंदर से आती आवाजों ने उसे चौंकने पर मजबूर कर दिया। आखिर बासु और सुहाना में क्या बातें हो रही थी जिसने नरेन को चौंकने पर मजबूर कर दिया था? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।